So hello and welcome everyone to my channel Physics Lover. This is Pradyum Purwal from NIT वारंगल। आज मैं आप लोगों के लिए सेमीकंडक्टर पार्ट 2 का रिकैप लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट में हम लोगों ने करे था क्वेश्चंस ऑन टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। दूसरा हमने करा था सेमीकंडक्टर डायोड और तीसरा हमने जीना डायोड के ऊपर बहुत ही डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग सेमीकंडक्टर के पार्ट 2 वाले क्विक रिवीजन में आज हम बहुत ही मेन टॉपिक है एनटीए का, ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्रांजिस्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सबसे मेन क्वेश्चंस ट्रांजिस्टर के कौन से पूछे आते हैं और आपको बस एनटीए के अकॉर्डिंग उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एनपीएन और दूसरा हमारा ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी। एनसीईआरटी और एनटीए ने जनरली इस एनपीएन पर ही फोकस करा है। आपको इस पीएनपी पर ज़्यादा, मतलब दोनों है सेम ही, बस एक में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दूसरे में उसके उल्टी रहती है। तो आपको एनपीएन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे अभी तक एनपीएन के अकॉर्डिंग पूछेगा। अब ट्रांजिस्टर होता क्या है, ये होता है, ये एमीटर होता है, ये हमारा बीच वाला जो होता है ये बेस होता है और जो लास्ट वाला होता है ये कलेक्टर होता है। ये पीएनपी वाले में भी सेम होता है। जो पहला वाला होता है ये हमारा एमीटर होता है, दूसरा वाला बेस होता है और ये तीसरा वाला कलेक्टर होता है। अब इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। आपको ये प्रॉपर्टीज़ 60 to 70% चांस है कि एनटी इन पर क्वेश्चन पूछे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि पहले आते हैं एमीटर की प्रॉपर्टी पे। जो हमारा एमीटर होता है ना, इसकी आप प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारा एमीटर हैविली डोप्ड रहता है। कैसा? हैविली डोप रहता है। और जो इसका साइज रहता है ना, इसका साइज रहता है मॉडरेट साइज होता है ये। वहीं पर हम जब कलेक्टर की बात करते हैं ना, तो कलेक्टर के अंदर क्या होता है, कलेक्टर के अंदर ये मॉडरेटली डोप रहता है। मॉडरेटली डोप को मैं डी से डिविजन करता हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए। बट इसका साइज होता है ना, इसका साइज एमीटर से बड़ा होता है, तो इसका कलेक्टर का साइज हमेशा लार्ज होता है, लार्ज साइज। अब बेस की बात करते हैं ना, तो बेस के अंदर क्या होता है, बेस का साइज भी छोटा होता है और बेस में डोपिंग भी छोटी होती है। तो बेस में स्मॉल डोपिंग एंड स्मॉल साइज, ये तीनों की प्रॉपर्टी ये एनटी आपसे थ्योरेटिकल में पूछ सकता है न्यूमेरिकल के अलावा कि भैया एमीटर में हैविली डोपिंग होती है कि मॉडरेट डोपिंग होती है और साइज कैसा रहता है, मॉडरेट की क्लोज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डोप एमीटर होता है, सबसे ज़्यादा साइज कलेक्टर का होता है, सबसे छोटा साइज और सबसे कम डोपिंग हमारी बेस में होती है। तो ये तो हमारी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अभी एनपीएन और पीएनपी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, हम सर्कल बना लेते हैं और ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया हमारा एमीटर की लाइन और ये हो गई हमारी कलेक्टर की लाइन। तो ये हमारा कलेक्टर, ये हमारा एमीटर, ये हमारा कलेक्टर और ये हो गया हमारा बेस, ऐसा। ठीक है। अब एनपीएन है कि पीएनपी, बहुत ही आसान सा तरीका है। जब भी हम लोग एनपीएन की बात करते हैं ना, एनपीएन में क्या होता है, ये एमीटर होता है, ये बीच वाला बेस और आखिरी वाला कलेक्टर। तो हमेशा आप याद रख लीजिए कि एनपीएन वाले ट्रांजिस्टर में जो करंट होता है वो हमेशा बेस टू एमीटर जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एनटीए पूछ सकता है कि एमीटर टू बेस जाता है या बेस टू एमीटर जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए एनपीएन में बेस टू एमीटर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएनपी में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो पीएनपी में क्या होता है, एमीटर टू बेस करंट आता है। तो एक क्वेश्चन तो भैया आपका यहाँ से बन सकता है, करंट की डायरेक्शन पूछ सकते हैं वो लोग आपसे। तो ये सेम टू सेम हमारा ऐसा बनेगा, ये पीएनपी वाला, ये हमारा कलेक्टर भी ऐसा ही है और एमीटर भी ऐसा ही है। तो हमारा एमीटर टू बेस हमारा करंट जाएगा। ये हमारा छोटा सा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है एनपीएन में और हमारा पीएनपी में। तो अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे जो हमारा मोस्ट बेसिक डायग्राम होता है, एनपीएन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पीएनपी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। बेसिकली है दोनों सेम, मैं आपको बता चुका हूँ, बट एनसीईआरटी ने ज़्यादा फोकस एनपीएन पर करा है। तो ये हो गया हमारा एन टाइप कंडक्टर। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एन टाइप है और जो बेस होगा हमारा पी टाइप, वो छोटा होगा। और जो हमारा कलेक्टर होगा ना, वो एमीटर से बड़ा होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहे हैं ऐसा। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, ये एनपीएन हो या पीएनपी, एनपी हमेशा ट्रांजिस्टर में जो एमीटर होता है ना, वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। जब ट्रांजिस्टर को अगर ट्रांजिस्टर की तरह काम करवाना है तो उसको एमीटर को फॉरवर्ड बायस रखना है।
बात करते हैं कलेक्टर की, तो कलेक्टर में भी आपको सेम करना है, कलेक्टर आपको रिवर्स बायस करना है। जब तक ये दो कंडीशन फॉलो नहीं होगी ट्रांजिस्टर हमारा एक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे, एमीटर फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर रिवर्स बायस होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा एमीटर, ये हमारा एन टाइप है ना, तो ये हो गया हमारा एन टाइप, ये हो गया हमारा पी टाइप और ये अगेन एन टाइप। ये तो है हमारा एमीटर, बीच वाला हो गया हमारा बेस और ये वाला हो गया कलेक्टर। अच्छा, अब एमीटर को फॉरवर्ड बायस पे करना है, हमने ऑलरेडी बताया। एन टाइप को फॉरवर्ड बायस में करने का तरीका क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एन टाइप को अगर फॉरवर्ड बायस में करना है तो एन हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमने क्या करा, एक बैटरी ले ली, उसको हम लोग मान लेते हैं वीई से डिनोट करते हैं। सपोज मैंने बस टर्मिनोलॉजी दे दी है क्योंकि ये एमीटर को फॉरवर्ड बायस कर रहा है ना, इसको मैंने ई नाम दे दिया। तो ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव उसको फॉरवर्ड बायस कर रहा है। अब कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है, कलेक्टर भी क्या है, एन टाइप। रिवर्स बायस करने का मतलब ये एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक और हमने बैटरी लगा दी, अब इसको नाम दे दिया हमने वीसीसी। वीसीसी क्यों रखा, क्योंकि कलेक्टर को रिवर्स बायस कर रहा है ना, तो ये पॉजिटिव को उससे कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा करा क्यों, एक्चुअली इसको फॉरवर्ड में करते हैं और कलेक्टर को रिवर्स बायस में क्यों करते हैं, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एन टाइप है, एन टाइप में मेजोरिटी क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसी के लिए फेमस है ना, एन टाइप उसी के लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, क्योंकि हमने इसको हैवीली डोप करा हुआ है। एक तो ये जो एमीटर है ना, तो क्या हो गया, हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई और हमने इस एन टाइप को जब हमने फॉरवर्ड बायस में लगाया, मतलब हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भेजी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ चलेंगे। अब आगे की तरफ कहाँ चलेंगे, बेस की तरफ। अब बेस तो मैंने आपको बताया कि बेस कौन सा है, पी टाइप है। पी टाइप में मेजोरिटी क्या है, होल्स, वो भी बहुत कम है। क्यों, क्योंकि बेस हमने इतना छोटा लिया है और छोटे के साथ साथ हमने बेस में डोपिंग लेवल बहुत कम हुआ है। तो बेस के अंदर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो एमीटर से बेस की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो पाएगा। क्यों, आप ऐसा सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 100, 90 से लेकर 100 होल्स हैं। तो कुछ क्या होगा, 10 से 20 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इन होल्स के साथ मिलेंगे और यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा और बचे हुए जितने भी मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब आगे की तरफ बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ की तरफ बढ़ेंगे। अब आप बताइए, अगर यहाँ पर रिवर्स बायस नहीं करते तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ पाते क्या। ये बैटरी हमने क्या करके रखी, ये बैटरी इस कलेक्टर को रिवर्स बायस में काम करवा रही, मतलब इस बैटरी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके यहाँ तक ला रही है। तो यहाँ पर एक कलेक्टर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए अगर ये कलेक्टर को हम फॉरवर्ड बायस में कर देते, तो फॉरवर्ड बायस करने से क्या होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती तो इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ धकेलती, तो हमारा करंट फ्लो हो ही नहीं पाता ना। तो इसलिए हम लोग एमीटर को फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर को रिवर्स बायस में। एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ क्या हुआ, हमने क्या करा, एमीटर में हैवीली डोप रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन सारे इधर भागे, इलेक्ट्रॉन सारे इधर भागेंगे तो हमारे पास एमीटर करंट इधर आएगा IE। और जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ गए सबसे पहले बेस में गए, बेस में तो कुछ ही चुनिंदा होल्स है जिनके साथ उन्होंने मिलकर करंट प्रोड्यूस करा और यहाँ पर बेस करंट बनाया। अब ये बेस करंट आप देख सकते हैं कितना कम है, ये बेस करंट है IB, इसको हम डिनोट करते हैं IB से। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। 1 सेकेंड गाइस, इधर IC ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ बेस करंट होगा, ये बहुत ही जीरो, ये माइक्रो एम्पेयर के फॉर्म में होगा और यहाँ से IC जनरेट होगा। समझ में आ गया ना। यहाँ पर I जनरेट होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे इधर जाएंगे, कुछ रिकॉम्बिनेशन होगा और यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, तो यहाँ से IB करंट प्रोड्यूस होगा। बचे हुए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सारे कलेक्टर की तरफ भागेंगे और कलेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने रिवर्स बायस लगा रखा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी की तरफ खींचे चले आएंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो उस कारण हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट आएगा। तो ये हमारा सबसे बेसिक NPN ट्रांजिस्टर को बताने का तरीका है। अब PNP को कैसे बताएंगे, सारे करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो, इसको इधर कर दो, इसको नीचे कर दो और इसको भी नीचे कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद NTA सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और बताया तो आपको, भले ही NPN कंडक्टर, NPN ट्रांजिस्टर हो या फिर PNP ट्रांजिस्टर हो, ये चीज़ हमेशा
वैलिड रहेगी, ये हर ट्रांजिस्टर में वैलिड रहेगी। आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। आप किरचॉफ का लूप लॉ लगा के देखो, केसीएल लगा के देखोगे ना, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ दिख रहा है ना आपको एनर्जी का। जितना करंट आई यहाँ से निकल रहा है उतना ही करंट यहाँ पर एंटर हो रहा है आई बी प्लस आई सी के फॉर्म में। तो ये एक इक्वेशन हमेशा हमेशा वैलिड होगी, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब सबसे मेन टॉपिक इसके बाद आता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में समय हमेशा सबसे ज़्यादा एनटीए जो पूछता है वो होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। 3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन एमिटर हो गया, कॉमन बेस हो गया, और एक होता है कॉमन कलेक्टर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा और एनटीए ने अभी तक और एनसीईआरटी में इसी के बारे में मेंशन करा हुआ है, कॉमन एमिटर। तो अब जल्दी से हम लोग इस कॉमन एमिटर के बारे में समझ लेते हैं कि कॉमन एमिटर काम कैसे करता है। कॉमन एमिटर में क्या होगा, आपने लास्ट टाइम में देखा होगा तो यहाँ पर बेस कॉमन था, दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये बेस कॉमन था। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों टर्मिनल के बीच में इस एमिटर को रखेंगे। तो क्या करेंगे, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, ये ट्रांजिस्टर ऐसा है, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर, और ये हमारा एमिटर को नीचे हम लोग कॉमन में डाल देंगे। तो ये हमारा बेस एमिटर, अगेन सेम ये हमारा एनपीएन है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर कब काम करेगा, जो हमारा जो हमारा एमिटर है ये क्या हो, फॉरवर्ड बायस। तो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमने एक बैटरी लगा दी जो कि नेगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये ऐसा नेगेटिव आ गया, और इसको ऊपर यहाँ बेस से हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कलेक्टर को रिवर्स बायस में करना है, तो इसको मतलब ये भी एन टाइप है, तो एन टाइप का रिवर्स मतलब इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना। तो ये ऐसे ऊपर जाते हैं हम लोग और इसको एक पॉजिटिव टर्मिनल वाली बैटरी से कनेक्ट कर दे। तो चलो काम हमारा हो गया, ये कलेक्टर रिवर्स बायस हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इसको हम लोग VCC नाम दे देते हैं और इसको VBB नाम दे देते हैं। ठीक है, लोड हम लोग लोड रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं, हमेशा उनको आउटपुट में एक लोड रेजिस्टेंस मिलता है। अब ये हमारा जो आउटपुट है ना, इसको मेज़र करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि ये आउटपुट को मेज़र करेगा। तो ये हो गया हमारा VO। सिमिलरली ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर और लगा दिया, इसको VI नाम दे दीजिए, ये VI वोल्टेज रहेगा। तो हमारा एमिटर फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर रिवर्स बायस, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में देख रहे हो, जो एमिटर है ना कॉमन बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में अटैच रहेगा। अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें भी सेम चीज़ होगी, एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, हमेशा बेस टू एमिटर करंट फ्लो होता है। तो ये हमारा करंट हो गया, मतलब यहाँ से हमारा IE निकलेगा, I इक्वल टू IB प्लस IC होता है, मतलब यहाँ से IB एंटर होगा ऐसे और यहाँ से IC को ऐसे एंटर होना चाहिए। अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एनटीए ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे ना वो इतने सिंपल थे, या फिर आपको जब फॉर्मूला पता होना तो आपको ट्रांजिस्टर की वर्किंग को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रांजिस्टर की पूरी वर्किंग जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके लिए इन डिटेल ट्रांजिशन का वीडियो लेकर आऊँगा। अभी तो आपको बस ये 3-4 फार्मूले जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला हमारा फार्मूला होता है करंट गेन, जिसको हम बोलते हैं बीटा DC करंट गेन होता है हमारा IC/IB। अब आप ये मत पूछो कि ये कैसे आया है, क्या होता है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स से आया है। अगर आपको एनटीए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन याद कर लो कि करंट गेन अगर DC का पूछ रहे तो होता है IC/IB, करंट गेन अगर AC का पूछ रहे हैं तो डेल्टा IC/IB। क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ ग्राफ दे रखा होगा जहाँ से या फिर आपको डायरेक्टली डेल्टा IC और डेल्टा IB की वैल्यू दे रखी होगी, जिससे आप करंट गेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस होता है हमारा, अच्छा इसको एक काम और एक चीज़ और टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। ये बेस और एमिटर के बीच के वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VBE, इसको नोट करते हैं VBE से, और एक कलेक्टर और एमिटर के बीच के वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VCE से, या फिर VO से कर लीजिए, इसको हम लोग ऐसा VCE बोलते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस तो हमारा क्या होता है V/I होता है ना, तो इनपुट रेजिस्टेंस में जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट है ना हम लोग उनको लेंगे। तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा डेल्टा VBE, इनपुट रेजिस्टेंस हमारा डेल्टा VBE है डिवाइडेड बाय डेल्टा IB। इनपुट करंट यही है ना हमारे पास IB, तो डेल्टा IB कंडीशन है एट कांस्टेंट VCE। ठीक है, दूसरा आता है हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज कितना है VCE, तो ये आ गया हमारा डेल्टा VCE डिवाइडेड बाय डेल्टा IC। यहाँ पर कंडीशन है कांस्टेंट करंट, इनपुट करंट। तो ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप दिमाग में रखिए। तीसरा, अब ट्रांजिस्टर जब भी वर्क करता है ना तो 3 फेज में काम करता है, एक कट ऑफ स्टेट, एक एक्टिव स्टेट और तीसरा आता है हमारा सैचुरेशन स्टेट।
सबसे ज़्यादा एनटीए ने क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं सैचुरेशन स्टेट पे और कट ऑफ स्टेज पे। तो जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में काम कर रहा है, तो कट ऑफ स्टेट का मतलब होता है, पहला मैं लेता हूँ कट ऑफ स्टेट। कट ऑफ स्टेट में हमेशा क्या होता है, ये आईसी जो करंट है ना हमारा, ये आईसी करंट जीरो हो जाता है। कट ऑफ स्टेट तब होता है जैसे कि जब हमारा ट्रांजिस्टर स्टार्ट होता है ना, तो ये ट्रांजिस्टर जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक ये जो हमारा VBE है, जो बेस एमीटर है, ये जब तक फॉरवर्ड बायस ना हो, और फॉरवर्ड बायस आपको मालूम है कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है 0.6 0.7, तो जब तक अगर इनपुट वोल्टेज अगर 0.6 को क्रॉस नहीं करेगा, ये IB जीरो हो जाएगा। अगर IB जीरो तो IE जीरो, IE जीरो तो IC भी जीरो है। अगर IC जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज तो हमारा सीधे सीधे VCC के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको सब डायरेक्टली मेंशन करा होगा, वो आपको देगा ट्रांजिस्टर वर्किंग इन कट ऑफ स्टेट, तो आपको डायरेक्टली अज्यूम कर लेना IC जीरो है। IC जीरो मतलब V0 इक्वल टू VCC। जनरली V0 किसके बराबर होता है, जनरली V0 बराबर होता है VCC माइनस ICRC। ये तो आप यहाँ से भी देख सकते हो ना, यहाँ से IC करंट ऐसे बह रहा है, IC करंट, तो V0 क्या हो गया, VCC माइनस ICRC। ठीक है। दूसरा, अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि अगर ये ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड स्टेट में काम कर रहा है, फिर सैचुरेशन में है, तो सैचुरेशन का मतलब होता है जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा V0 है, वो जीरो को अप्रोच करता है। जो हमारा ग्राफ है ना, वो ऐसा होता है, देखो ये शुरुआत में कट ऑफ में रहता है, बाद में ये करंट डिक्रीज होते जाता है ऐसे। तो शुरुआत में जो हमारा इनिशियली क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज रहता है ना, वो VCC के बराबर होता है, और जैसे ही ये होता है हमारा कट ऑफ रीजन, और ये जो बीच का रीजन होता है ना, ये होता है हमारा एक्टिव रीजन, जहाँ पर ट्रांजिस्टर काम कर रहा होता है। और जो लास्ट वाला होता है ना, ये होता है सैचुरेटेड। सैचुरेशन स्टेट में क्या होता है, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है ना, ये गिरते 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 जीरो को टेंड करने लग जाता है। जब भी आपको सैचुरेशन बोला है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आउटपुट वोल्टेज को जीरो रखना। आउटपुट वोल्टेज को जीरो मतलब VCC माइनस ICRC को जीरो रखना, यानी कि IC हो गया हमारा VCC बाय ICRC। ओके, तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा आपको याद रखना है, एक और इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बीटा करंट गेन क्या होता है, बीटा IC करंट गेन IC बाय IB। अब आपसे वो पूछ भी सकता है, या फिर क्वेश्चन आपको दे सकता है कि वोल्टेज गेन कितना होगा। अब वोल्टेज गेन को हम लोग AB से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वोल्टेज क्या होता है, IR, तो क्या होगा हमारा IC अपॉन IB इंटू RC अपॉन IB। ये हो गया हमारा वोल्टेज गेन, IC इंटू RC अपॉन RB। अब IC अपॉन IB तो हमको ऑलरेडी पता है बीटा IC, तो बीटा IC इंटू RC अपॉन RB, ये हो गया हमारा वोल्टेज गेन। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद रखनी है। कई बार ये बीटा IC में, ये आपको RC है ना, इसको लोड रेजिस्टेंस के फॉर्म में बोलते हैं, इसको कैपिटल RL से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये RB को स्मॉल r से। अब पावर गेन भी पूछ सकते हैं, तो पावर को हम करते हैं AP से। पावर क्या होता है हमारा VI, तो वोल्टेज गेन तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो इस वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, करंट गेन से। तो वोल्टेज गेन, ये तो आ गया वोल्टेज गेन इंटू I, तो I आ जाएगा IC बाई IB। अगेन IC बाई IB कितना होता है, बीटा IC, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर RL अपॉन स्मॉल r। ये आ गया हमारा AP। बस आपसे अगर NTA ने सवाल पूछा है ना, तो इसी में सवाल, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। जब वोल्टेज की बात करते हैं ना, तो वोल्टेज 180 डिग्री फेज आउट में होता है, तो यहाँ पे पावर भी नेगेटिव में होगा। तो आपको ये 3 से लेकर 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सबसे पहला क्या है, कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, I इक्वल टू IB प्लस IC, ये इक्वेशन आप दिमाग में बिठा के रख लीजिए। दूसरा, बीटा करंट गेन होता है IC अपॉन IB। अगर AC पूछा जाए तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट VB अपॉन डेल्टा AB। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट डेल्टा VCE बाय IC। अगर कट ऑफ बोले तो कट ऑफ ट्रांजिस्टर में कब एक्ट करता है, जब उसमें IC जीरो हो जाए, IC जीरो हो जाए मतलब V0 VCC के बराबर हो जाए। सैचुरेशन में कब आता है, जब आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाए। आउटपुट वोल्टेज कब जीरो होगा, तो VCC माइनस ICRC जीरो होगा। तीसरा, बीटा IC आपको बता चुका, IC बाई IB। वोल्टेज गेन पूछे तो वोल्टेज गेन होता है माइनस बीटा IC कैपिटल RL अपॉन स्मॉल r, और वो हमारा पावर गेन होता है बीटा स्क्वायर RL अपॉन स्मॉल r। एक और अल्फा का होता है, बहुत पहले जेई ने पूछा था, NTA ने भी एक आध बार पूछ लिया था। अल्फा हमारा होता है IC बाई IE। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, बीटा होता है IC अपॉन IB और अल्फा होता है IC अपॉन IB, तो आपका एक रिलेशन है 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इक्वल टू 1। ये भी अगर NTA पूछ सकता है, बट आप बस दिमाग में बिठा के रख लीजिए, अगर अल्फा दे रखा है तो बीटा निकालना हो, तो ये रिलेशन से आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
पहला क्वेश्चन देखिए, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एज एन एम्पलीफायर विद 1 किलो ओम लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा, जो भी दे रखा है ना लिख लो। लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, लोड मतलब कैपिटल RL, जो कलेक्टर वाला रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 1 किलो ओम, चलो ठीक है बढ़िया। सिग्नल वोल्टेज 10 मिली वोल्ट, सिग्नल मतलब इनपुट वोल्टेज तो आपको दे रखा है 10 मिली वोल्ट, बढ़िया है। चलो अगला क्या दे रखा है, दिस प्रोड्यूसेस 3 मिली एम्पेयर चेंज इन कलेक्टर, तो चेंज लिखा है ना, तो डेल्टा IC आपको दे रखा है, तो डेल्टा IC आपको कितना दे रखा है, 1 सेकेंड गाइस, ये रब हो गया, हाँ, डेल्टा IC आपको दे रखा है 3 मिली एम्पेयर, और क्या दे रखा है 15 माइक्रो एम्पेयर चेंज इन बेस करंट, तो भैया बेस करंट आपको चेंज दे रखा है आपको कितना 15 माइक्रो एम्पेयर। ये माइक्रो जानते हो ना क्यों आ रहा है, क्योंकि बेस में करंट बहुत कम होता है, क्योंकि बेस बहुत स्मॉल और बहुत लेसली डोप्ड होता है। तो अब क्या पूछा, इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा, ये 9 अप्रैल को आया था 2019 में। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, तो इनपुट वोल्टेज तो होता है हमारा VBE डिवाइडेड बाय इनपुट करंट होता है हमारा डेल्टा IB, ठीक है। अब इनपुट करंट कितना होगा, इनपुट करंट क्या होता है हमारा डेल्टा IB, और इनपुट वोल्टेज हमको दे रखा है कि हाँ भैया 10 दे रखा है, तो 10 इंटू 10⁻³ डेल्टा IB। अभी डेल्टा IB कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻6। आज आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ 0.67 समथिंग आएगा किलो ओम। तो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस तो आ गया। अब क्या पूछा, वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन अभी मैं आपको बता चुका हूँ, वोल्टेज गेन होता है माइनस बीटा AC कैपिटल RL बाय स्मॉल r। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ना, बीटा क्या हुआ, बीटा तो था हमारा IC अपॉन AB, तो IC कितना है 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻6 इंटू कैपिटल RL अपॉन स्मॉल r। कैपिटल R कितना है 1 किलो ओम डिवाइडेड बाय स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करा 0.67 इंटू 123। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका ये 298 के आसपास आएगा, मतलब इसका जो आंसर है हमारा, इसका आंसर है 300। तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारा 0.67 किलो ओम एंड इनपुट वोल्टेज गेन हो गया हमारा 300। तो आंसर हो गया हमारा D। CC और RC दे रखा है क्या, हाँ, तो यहाँ से आपका IC आ गया क्या, बिल्कुल। तो 10/RC कितना हो गया 1 इंटू 10⁻3। तो ये तो हमारा IC आ गया हमारा 10⁻2 एम्पेयर। अच्छा, बीटा करंट गेन दे रखा है ना DC, तो बीटा क्या होता है IC अपॉन IB, और IC तो हमारे पास ऑलरेडी है, IC क्या है हमारे पास 10⁻² बाय IB। तो IB कितना आ गया, IB आ गया 1/250 इंटू 10⁻²। अब 1/25 कितना हो गया, 1/25 हो गया हमारा 0.04 इंटू 10⁻3। तो इसको आप यहाँ सॉल्व करोगे ना तो ये आ गया 40 माइक्रो एम्पेयर। तो ये कितना आसानी से आप देख सकते हैं कि बस फॉर्मूला बेस्ड था, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, बस 3 से अगर लेकर 4 इक्वेशन आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, तुरंत जो भी डिटेल्स दे रखी ना फौरन लिख लिया करो। क्या दे रखा है, VCC दे रखा है भैया 5 वोल्ट, बीटा DC भैया हमको दे रखा है 200, RB दे रखा है मतलब बेस का जो हमारा इनपुट हमारा रजिस्टेंस दे रखा है हमको 100 किलो ओम, RC भैया हमको दे रखा है 1 किलो ओम, VBE भैया हमको दे रखा है कितना 1.0 वोल्ट। मिनिमम बेस करंट पूछा है एंड इनपुट वोल्टेज एट विद द ट्रांजिस्टर विल गो टू सैचुरेशन। अगेन सैचुरेशन का सवाल, सैचुरेशन मतलब आउटपुट वोल्टेज 0, आउटपुट वोल्टेज मतलब IC इज इक्वल्स टू VCC बाई RC। अच्छा, VCC दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ दे रखा है भैया। RC दे रखा है क्या, मतलब कलेक्टर का रजिस्टेंस दे रखा है क्या, कलेक्टर का रजिस्टेंस, हाँ ये 1 किलो ओम दे रखा है। तो IC करंट कितना आ गया, कलेक्टर करंट आ गया 5 मिली एम्पेयर, ये बात भी अच्छी है। और क्या दे रखा है, बीटा DC है। अब बीटा DC क्या होता है, IC अपॉन IB। तो IC तो हम लोगों ने अभी निकाला, अगर IC निकाल लिया तो IB भी निकाल सकते हो आप। तो IB कितना आ जाएगा हमारा, IB आप लोगों का आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200। तो ये कितना हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴
5, तो आंसर 25 माइक्रो एम्पेयर आना चाहिए इसका, ठीक है, 25 माइक्रो एम्पेयर। अब क्या पूछा है, देखो बेस करंट तो हम लोगों ने निकाल लिया है, उसने पूछा है इनपुट वोल्टेज एट विच ट्रांजिस्टर विल गो टू सैचुरेशन, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, इनपुट वोल्टेज पूछा है, तो अब इनपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इनपुट वोल्टेज मतलब ये वीबीवी की वैल्यू पूछी है हमसे, है ना। तो अब यहाँ पर एक बार किर्चॉफ लॉ लगाओगे तो जैसे कि वीबीवी माइनस आईबी आरबी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वीबीई के, और वीबीई क्या था, इनपुट वोल्टेज। जैसे हमने यहाँ करा था ना वीसीसी माइनस आईसीआरसी आउटपुट वोल्टेज, सेम यहाँ भी होगा, वीबीवी माइनस आईबी आरबी होगा हमारा इनपुट वोल्टेज, जो कि है वीबीई इक्वल टू वीआई। तो उसने क्या पूछा है कि मिनिमम बेस इनपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए एट विच द ट्रांजिस्टर विल गो टू सैचुरेशन स्टेट। तो वीबीबी क्या होना चाहिए हमारा, वीबीबी हमसे पूछा, तो वीबीबी हो गया हमारा आईबी आरबी प्लस वी आई। अच्छा वी आई के लिए क्या करेंगे, आपसे मिनिमम पूछा है ना, ओके, तो वी आई को हम लोग कितना लेंगे, वी बी दे रखा 1, ये दे रखा 1, तो V1 हम लोग लेंगे वी आई को, तो वी आई तो हो गया 1 प्लस आई बी आर बी, आई बी हम लोगों ने अभी निकाला 25 माइक्रो एम्पेयर है, 25 × 10⁻⁻6। आर बी दे रखा है कि हाँ, आर बी हमको दे रखा है 100 किलो, मतलब 10⁻⁻3। तो ये कितना हो रहा है सॉल्व करने पर, ये 10 प्लस 3 है ना, तो 10⁻+3 एंड ये 2.5, तो 3.5 होना चाहिए, मतलब 3.5 होना चाहिए। हमको क्वेश्चन में दे भी रखा है कि ये वी है ना, ये 0 से 5 वोल्ट के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा 3.5 आंसर, मतलब बी आंसर इसका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इजी से सवाल पूछा है, इफ एन एमीटर करंट इज चेंज बाय 4 एम्पेयर, द कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 3 एम्पेयर, 3.5 मिली एम्पेयर, तो वैल्यू ऑफ बीटा। अब बीटा क्या होती है, बीटा होता है हमारा डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। अब क्वेश्चन में देखोगे तो डेल्टा आई सी दे रखा है, बट डेल्टा आई बी नहीं दे रखा। अब आई बी निकालने के लिए क्या देखेंगे, अब हिंट दे रखा है, आई दे रखा है। एक सदाबहार इक्वेशन ऑलरेडी मैं आपको बता रखी कि आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, जहाँ भी ट्रांजिस्टर आए वो इक्वेशन चिपका दो, दो तरफ डेल्टा डेल्टा ले लो, तो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी, ठीक है। डेल्टा आई कितना दे रखा है, 4 मिली एम्पेयर, माइनस डेल्टा आई सी का चेंज कितना है 3.5, तो 0.5 का मिली एम्पेयर का चेंज तो भैया हमारा आ गया कहीं में डेल्टा आई बी में। अब कितना आसान है, करंट गेन पूछा ना, डायरेक्टली पुट करो, डेल्टा आई सी कितना था 3.5 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी कितना था 0.5 मिली एम्पेयर, तो ये आ जाएगा 7, तो ये करंट गेन आ गया हमारा 7। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैच द कॉलम दे दिया था 25 फरवरी का क्वेश्चन है 2021 में। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, अब ये देखो, रेक्टिफायर होता है ना हमेशा, रेक्टिफायर क्या करता है, जो भी हमारे एसी रहता है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाँ रेक्टिफायर काम यही बस एसी को डीसी में करना। तो फॉर ए का तो हो गया भैया 2, क्लियर है, थ्योरेटिकल सवाल है। स्टेबलाइजर काम क्या होता है, आपका इनपुट वोल्टेज कितना फ्लक्चुएट करे, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है ना वो कांस्टेंट आना चाहिए, वो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम लोग स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं। तो स्टेबलाइजर हो गया, मतलब बी का 4th हो गया। ट्रांसफार्मर तो आप सबको पता है, या तो वोल्टेज बढ़ाएगा या तो घटाएगा, तो सीधा सीधा आंसर है सी का फर्स्ट यूज, आइदर फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन। फिल्टर, अब फिल्टर का काम क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा ना, अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जब भी क्या वो फुल वेव या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, तो इवन फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करने के बाद भी जो हमारा एसी रहता है ना, वो पूरी तरीके से डीसी में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन रहते हैं। तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव फिल्टर्स यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, जितने भी वेरिएशन होते हैं ना, रिपल्स, उन सबको रेक्टिफाई कर देता है। तो डी का आंसर 3 है, यूज टू रिमूव एनी रिपल इन द रेक्टिफाई आउटपुट। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे ग्राफ भी बना के रखा है कि जब आप कैपेसिटिव फिल्टर यूज़ करोगे तो जितना जो हमारा वेरिएशन होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो ये हो गया 3rd। तो क्या ए का 2, बी का 4 और सी का 1, तो ये बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। एक और क्वेश्चन दे दिया, एनपीआर ट्रांजिस्टर ऑपरेट कॉमन एमीटर विद अ पावर गेन। ठीक है भैया, पावर गेन क्या होता है हमारा, अभी हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला, पावर गेन होता है हमारा माइनस बीटा स्क्वायर ए सी कैपिटल आर एल बाई स्मॉल आर। बीटा आपके कितना दे रखा 10⁻⁶, चलो भैया ये हो गया बीटा स्क्वायर ए सी कैपिटल आर एल अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना दे रहा है, कैपिटल आर मतलब कलेक्टर का दे रखा 10,000 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर कितना 100। तो ये कितना हो गया, ये एक 0 से ये कट गया, ये 10⁻⁴ आ गया, तो बीटा स्क्वायर ए सी तो 100 आ गया, तो बीटा ए सी आ गया
100। कितना आसान है, बस आपको एक फॉर्मूला पट करा और आपका आंसर 100 आ गया। चलिए अभी क्या पूछा है, करंट करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हम लोग अभी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। आई एम सॉरी थोड़ा सा प्रिंट होने में प्रॉब्लम हुआ है। आपसे अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन पूछा है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1/α माइनस 1/बीटा इक्वल टू 1 सदाबहार इक्वेशन है। अब उसको घुमा फिरा के पूछ लिया तो उसमें आप एलसीएम ले लो, तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ऐसा भी पूछ लिया हो क्वेश्चन में कि बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, या फिर अल्फा जो हमारा होता है वो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ट्रांजिस्टर का हो गया ये। अब मेजरली हमारा ट्रांजिस्टर का पूरा पार्ट कवर हो चुका है। जो भी पॉइंट्स एनटीए के से रिलेटेड थे मैंने आपको सब कवर करवा दिए हैं। बस आप वो इक्वेशन ध्यान में रखना, कौन सी, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। एक तो बीटा करंट गेन, वोल्टेज करंट गेन, पावर करंट गेन, दो कंडीशन आपको बाकी की याद रखनी है, एक तो कट ऑफ और एक तो सैचुरेशन। ये 5 इक्वेशंस के बाहर एनटीए क्वेश्चन नहीं देगा। अगर आपको एनटीए के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना और इस टॉपिक को स्किप नहीं करना तो आपको ट्रांजिस्टर इन डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर किसी भी 5 इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप बड़ी ही आसानी से इसको कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग लॉजिक गेट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब लॉजिक गेट्स में मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आप लोग सभी फैमिली और पढ़ते आ रहे हो, आपको फटाक से मैं आपको पूरा रिवीजन करा देता हूँ। ये होता है हमारा ऑर गेट। ये ऑर गेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर गेट में क्या होता है, आप 2 इनपुट डालोगे तो ऑर गेट इनको प्लस कर देता है, ठीक है। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट इनको मल्टीप्लाई कर देता है। मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, बस एक रिप्रेजेंट होता है। अगर ये ए और बी है तो एंड गेट क्या करेगा, ए डॉट बी ऐसा कर देता है। नॉट गेट क्या करता है, जो हमारा नॉट गेट रहता है ना, वो इसको कॉम्प्लीमेंट्री निकाल, जैसे ए भेजा तो ए बार कॉम्प्लीमेंट्री भेज दिया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में भी हम लोग ले लेते हैं। अगर हम इस और इस नॉट को साथ में बनाए तो ये नॉट गेट बनेगा। कौन सा गेट, नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या होता है, यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा नॉट गेट का। तो नॉट गेट में क्या होगा, सबसे पहले तो और गेट में क्या होता था, और गेट दोनों को जोड़ देता था, तो ऐसे कैसे जुड़ गया। बट इस बार तो भैया नॉट गेट भी है, तो नॉट क्या करता है, पूरा कॉम्प्लीमेंट ऐसा लगा देता है इसके ऊपर। सेम चीज़ आप एंड गेट के साथ नॉट को लगाइए तो ये नैंड गेट बन जाता है। नैंड गेट में भी सेम होगा, ये आपने ए को इधर भेजा, इधर बी को भेजा, तो ये ए डॉट बी, तो ये अपना एंड गेट ने अपना काम कर दिया। नॉट गेट इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाएगा और अपना काम कर जाएगा। तो ये तो हो गया और एंड, ये हो गया नॉट, ये हो गया नॉर और ये हो गया नैंड। अब इंपॉर्टेंट मैं आपको लॉजिक गेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, आप बस इनको याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए। बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज़ है। आपको जब भी अगर आप अच्छे क्वेश्चन करोगे लॉजिक गेट्स में, तो जब भी आप ये प्रॉपर्टीज यूज़ करोगे तो आपका फटाफट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग लेते हैं किसकी, और गेट की। और गेट में क्या होता है, ए और ए दोनों अगर सेम हो ना तो आउटपुट भी ए होगा। ए प्लस 1, अगर एक 1 सिग्नल हो तो आउटपुट भी 1 होगा। ए प्लस 0 अगर हो ना तो आउटपुट होगा ए, और अगर ए प्लस ए बार हो तो आउटपुट होगा ए। सिमिलरली हम लोग एंड गेट पर आ जाते हैं। एंड गेट पे क्या होता है, ए और ए अगर दोनों सिमिलर फंक्शन है तो आउटपुट भी आएगा ए, बट ए इंटू 1 अगर आ जाए तो आउटपुट होगा हमारा ए ही होगा। बट ए इंटू 0, अगर एक ए है और एक 0 नल फंक्शन है तो आउटपुट भी होगा 0। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इंटू ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट्स को बोलते हैं, ये हमेशा 0 होता है। तो एंड गेट में बोलूँगा ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो, और गेट में बोलूँगा आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो, बाकी सब तो आप कर ही लोगे। दूसरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पे मतलब बच्चों का दिमाग लगता नहीं एकदम से। सबसे मेन मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ इसको। इस प्रॉपर्टी को कभी मत बोलना, लॉजिक गेट्स में अच्छे क्वेश्चन करने में काम आएगा। ए प्लस बी डॉट सी जो हमारा होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। क्या हुआ, ये ए इन दोनों फंक्शन के साथ में जुड़ा हुआ था ना, तो अब ये क्या होगा, ये ए इन दोनों के साथ एडिशन में आ जाएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऐसे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। एक और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सपोज कर लीजिए, ए प्लस ये हो गया ए बार सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंजीनियरिंग वालों को तो बहुत काम में आती है। अब सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ लगाओ, मैंने बी की जगह ए बार ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक बार ए के साथ ए बार जुड़ेगा और एक बार ए के साथ उसके बगल वाला सी जुड़ेगा। ए प्लस ए बार क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ए प्लस ए बार कितना होता है, ए होता है ना, ए प्लस ए बार आपका, सॉरी एक गलती हो गई, ए प्लस ए बार आपका 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1।
ये हो गया 1, तो ये तो हो गया 1, तो ये आ गया a प्लस सी। तो आपको ध्यान रखना है a प्लस ए बार सी जो हमारा होता है ना, ये आपको एनटीए डायरेक्टली पूछ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला सवाल पूछे। ये आइडेंटिटी आपको डायरेक्टली याद रखनी है, a प्लस ए बार सी होता है ना, वो a प्लस सी होता है। अगर ऐसा होता तो a बार प्लस ए सी, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, ये a बार प्लस सी। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, आपको ये प्रॉपर्टी दिमाग में बिठाकर रखना ही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी आती है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं इधर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, जैसे में अभी हम लोगों ने क्या करा, ये प्लस में थे ना, इनको मल्टीप्लिकेशन में लाया, अब मल्टीप्लिकेशन को हम लोग खोलेंगे, तो a डॉट अगर b प्लस सी अगर ऐसी कोई टर्म आ जाए तो इसको लिखेंगे a डॉट b प्लस a डॉट सी। तो आपको याद रखना है कौन सी इक्वेशन याद रखना है। एक सबसे अच्छी इक्वेशन आइडेंटिटी है, a प्लस 1 हमेशा 1 के बराबर होता है, a डॉट a बार 0 होता है, ये भी आप देख सकते हैं a प्लस a बार 1 होता है। तीसरा सबसे अच्छी इक्वेशन, सबसे अच्छी आइडेंटिटी से आपके बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, a प्लस बी इंटू सी होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ठीक है, आपको ये इक्वेशन अच्छे से याद रखनी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके लिए, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी बार प्लस सी, और ये मल्टीप्लाइड है a प्लस बी प्लस सी बार। आपको बोला है कि आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। अभी देखने में इतना डरावना लग रहा है बट आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करें। मैंने आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन ले लिया लॉजिक गेट्स में, इससे ऊपर तो एनटीए का एडवांस में भी नहीं आ सकता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ लिया। अब आप इसको देखो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ये a प्लस बी कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है ना, तो a प्लस बी को आप x मान लो लेट, और इनको क्लब कर लो, x प्लस सी, इसको इधर लिया हो, ये x प्लस सी बार। आगे आप लोग समझ ही गए होंगे कि कुछ ना कुछ अब आपको हिंट ऑफ क्वेश्चन में दिख रहा है, जो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई। अच्छा, ये दिख रहा है x प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी बार, इसको क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया था कि a प्लस बी सी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये बोला था ना अभी। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे a है x, तो x प्लस सी इंटू सी बार, और इस पूरे के साथ तो हमारा ये a प्लस बी बार सी बी, ये तो मल्टीप्लाई में था। अब c डॉट सी बार कितना हो गया? 0, तो ये हो गया हमारा x इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी। अब क्या करो, x को खोल दो, x क्या था हमारा? a प्लस बी, तो a प्लस बी। अगेन वो वाली आप आइडेंटिटी लगाओ, देखना इतना बड़ा सा जो एक्सप्रेशन में लिखा है ना, ये 3 टर्म का कितना छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? a कॉमन आ रहा है ना, तो अगेन हम वही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस जो बचे हुए उनका प्रोडक्ट ले लो, तो b डॉट बी बार प्लस सी। अब क्या करो, इसको खोल दो सिंपली, तो ये हो गया b डॉट बी बार प्लस बी सी। ठीक है, ये तो खोल दिया हमने, तो b डॉट बी बार तो 0 हो गया, तो ये आ गया हमारा a प्लस बी सी। देखो कितना आसानी से जो 3 टर्म का जो हमारा एक्सप्रेशन था, हम लोगों ने उसको 2 में सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन अगर जेईई मेंस में आ जाता और आपको एक बढ़िया से लॉजिक गेट का उन्होंने आपको डायग्राम बना के दे दिया होता, और फाइनली आपको पता लगता कि वो a प्लस वो जो लॉजिक गेट्स का एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा बन रहा है, तो आप उसको ऐसा सिंप्लीफाई करके जो आपके ऑप्शंस थे ना उससे आप मैच कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ उसको कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन को दे दिए ना कि आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो एक तरीका तो क्या होता है भैया, या 1 और 0 डाल के देखो, और सब में 1 0 डाल के चारों जो ट्रूथ टेबल बनाओ, ट्रूथ टेबल को मैच करूँ। अब वो काम तो बहुत लंबा हो जाता है। इससे अच्छा क्या करना, ये ए है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट मी चूज कलर रेड। ओके, तो ये ए है, तो इसने तो ए भेजा। अब यहाँ से ये बी था ना, बी नॉट गेट से पास होगा तो क्या बन जाएगा? बी बार। अब ये और गेट है, और गेट का काम क्या होता है? और गेट का काम क्या होता है? इनको प्लस कर देगा और गेट, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार। अच्छा गाइस एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ, रीड होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, सपोज कर लीजिए अगर ए प्लस बी के ऊपर बार दे रखा है, तो ये हो जाएगा, ये अगर ए प्लस बी के ऊपर बार है ना,
तो प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये बार स्प्लिट हो जाएगा दोनों पर, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए बार डॉट बी बार। सिमिलरली अगर ऐसा दे रखा हो ए डॉट बी बार, तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस में हो जाएगा और ये बार स्प्लिट हो जाएगा। तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। अब a प्लस बी यहाँ से निकला, a प्लस बी बार। अभी a प्लस बी बार नॉट से पास होगा तो क्या आएगा, a प्लस बी बार, और नॉट का अपना काम क्या करेगा, इस पूरे के ऊपर नॉट लेगा। अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है क्या, कि a प्लस बी का बार क्या होता है, a बार प्लस बी बार। यहाँ पर भी सेम होगा, तो यहाँ पर होगा a का बार प्लस b। तो भैया हमारा फाइनल आउटपुट तो ये होना चाहिए। इधर भी आप चेक करके देख लीजिए, इधर भी आउटपुट सेम आना चाहिए, तो हमारा आंसर सेम हो जाएगा। यहाँ पर भैया a गया, यहाँ पर भैया b गया, तो यहाँ से b बार बाहर निकला। एंड अपना काम क्या करेगा, एंड इनको मल्टीप्लाई करेगा और इसके ऊपर नॉट गेट का अपना बार लग जाएगा। अब अगेन इसको डी मॉर्गन लॉ से आप खोलोगे ना, तो ये हो गया a बार प्लस b। तो ये तो मैच नहीं कर रहा, अच्छा ये मैच कर रहा है, आंसर होना चाहिए हमारा a बार प्लस बी। देखिए तो इसका आंसर ए आ गया। अब बाकी ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब सोचो अगर आप ट्रूथ टेबल की मदद से करते, यहाँ पर 1 0 1 0 डाल के 4 बार इसको सॉल्व करते और हर किसी की ट्रूथ टेबल बनाते, तो कितना टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है तो लॉजिक गेट्स कितनी आसानी से सॉल्व होगा, बिना 1 0 डाले ही। अगर आपको एक्सप्रेशन अच्छे से आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ आता है, प्रॉपर्टीज आती है, तो हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो हम लोग चलो दूसरे भी सॉल्व कर देख लेते हैं। ये ए है ना, तो ये हो जाएगा ए बार, ये हो गया बी। एंड क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया भैया, और बस आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। यहाँ पर तो कोई नॉट गेट भी नहीं लगा हुआ है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता दूसरा वाला। ये हो गया हमारा ए बार, ये हो गया हमारा बी। अगेन एंड क्या करेगा, ए बार एंड बी, इस पूरे का बार ले लेगा। एंड ने अपने को मल्टीप्लाई कर दिया और नॉट ने बार लगा दिया, तो ये हो गया ए प्लस बी बार। तो ये भी नहीं हो सकता भैया, क्योंकि हमारा आंसर होना चाहिए ए बार प्लस बी, तो ये भी गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया, ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट क्या करेगा, ए प्लस बी का बार। तो ये तो होता है हमारा डी मॉर्गन लॉ से ए बार डॉट बी बार। तो ये भी नहीं जम रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितना आसानी से मैंने आपको समझाया है, अगर आपको कर देना है तो ये 10 से लेकर 20 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता था। अब ये भी देखिए, अब इसमें भी अगर आपको 1 0 1 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं आपको बोलूँगा लॉजिक गेट से सवाल आते हैं ना, फटाफट यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पर बी लिखो और सॉल्व करते जाओ। अब ये ए है ना, तो यहाँ पर भी ए आएगा। ये नॉट है तो नॉट ने ए बार दे दिया भैया, तो यहाँ पर भी ए बार आएगा। ये बी है तो यहाँ पर बी बार चढ़ेगा, यहाँ बी बार आएगा, ये बी बार आएगा। अब एंड काम क्या करेगा, एंड तो करेगा ए डॉट बी बार, बहुत बढ़िया। ये क्या करेगा, यहाँ पर बी बार, तो ये हो गया ए बार डॉट बी। अब ये दोनों फंक्शंस आएंगे और ये हो गए नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होगा, इनका सम और इनके ऊपर बार, इनका सम और इनके ऊपर बार, ठीक है। अब इनके ऊपर बार, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। ये प्लस में ना दो टर्म, तो ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे कैसे, एक तो इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअली बार आ जाएगा, डॉट प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, और ए बार डॉट बी। अभी समझ पा रहे हो ना क्या करा, मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है। ए प्लस बी का बार होता है हमारा ए बार डॉट बी बार, ये सेम आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ करी। अब इसको खोल दो ज़रा आप, ये ए डॉट बी बार का होल बार कितना हो जाएगा, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, तो ये ए बार प्लस बी हो गया, बहुत बढ़िया भैया। यहाँ भी सॉल्व करो, यहाँ हमने सॉल्व करा तो ये हो गया ए प्लस बी बार। अब ये ब्रैकेट को खोल दो, तो इस ब्रैकेट को अगर आप खोलोगे ना, तो ये क्या हो रहा है हमारा ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब आप यहाँ पर डाल के देख सकते हो, ए को 1 डालो और बी को, जो भी आप ऑप्शन है यहाँ पे मैच कर लो, या फिर 0 0, ए बी सबको 0 डाल दो, तो क्या होगा हमारा, ए को 0 डाला तो 1, बी को 0 डालोगे तो बी 0, ए को हमने क्या डाला था 0, बी को 0 डाला तो ये 1 हो गया। 1 डॉट 1 तो 1, मतलब ए और बी 0 लेंगे ना, तो अपना आउटपुट 1 आना चाहिए, मतलब 4 या 1 में से हमारा कोई एक आंसर होना चाहिए। देखो ये तरीका आसान है ना, आपने एक फाइनल आउटपुट निकाल लिया। बहुत सी कन्फ्यूजन क्या होता है, बच्चे यहाँ पे 1 0 डालते हैं, तो ये लाइन में कभी 1 डाल देंगे, कभी यहाँ 0 डाल देंगे, तो कन्फ्यूजन इतना बढ़ जाता है। इससे अच्छा एक फाइनल आउटपुट निकालो और उस फाइनल आउटपुट में 1 0 डालो, तो भैया 1 और 4 में से तो आंसर होना चाहिए। अब और देखो, थोड़ा जेईई मेंस का पेपर है ना, तो देखो ज़रा कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन सा 1 और 4 में। देखो यहाँ 0 1 0, यहाँ भी 0 1 0, तो मतलब दूसरा वाला ऑप्शन तो चेक करना ही नहीं। लास्ट वाला करके देख लो 1 1 1, जब ए और बी दोनों 1 1 डालेंगे तो क्या होगा,
तो ए को 1 डाला तो 0, बी को 1 डॉट ए को 1 प्लस बी को 0, तो 1 1 डालेंगे तो भी 1, तो ऑप्शन 4 आना चाहिए। कितनी आसानी से हो गया क्वेश्चन हमारे। अब चलिए आगे बढ़ते। ड्रॉ द आउटपुट y इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। अच्छा अगेन वही सेम करो, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ पर a बार भैया हो गया, यहाँ पर b आ गया, ये कौन सा गेट है और तो इनका समेशन कर देगा। इसके बाद नॉट आ गया, तो नॉट भैया ने क्या करा, a बार प्लस b के ऊपर एक बड़ा सा बार लगा दिया। अगेन डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो आंसर आना चाहिए a प्लस बी बार। ठीक है, फाइनल आउटपुट आ गया। अब इसमें 1 0 डालो। शुरुआत में क्या करा हमने, शुरुआत के 1 सेकंड तक a 1 है और b 0 है, a 1 है एंड b 0 है, तो b 0 का बार कितना हो गया 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 1। ये एल्जेब्रिकली सम मत कर देना, 1 प्लस 1 लॉजिक गेट्स में 1 ही होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 1 ही होता है। ठीक है, तो 0 से 1 सेकंड में आप हमारा आंसर 1 आना चाहिए। तो दूसरा तो एलिमिनेट कर दो, तीसरा भी एलिमिनेट कर दो, चौथा भी कर दो। चौथा मत करो, 1 सेकंड, चौथे में ऊपर दे रखा था, आई एम सॉरी, हमारा 1 या फिर 4 आंसर होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, 1 से 2 वाले इंटरवल में दोनों 1 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस 0 बार हो गया 1 एंड 1 प्लस 1 अगेन 1, मतलब 0 से 1 में भी 1 होना चाहिए, 1 से 2 में भी 1 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला गया, आंसर है 4। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो बैठे बैठे कि 2 से 3 में भी 1 आना चाहिए, देख लो, और 2 से 3 में दोनों 0 है, तो ये 0 a 0 एंड b 0 का बार 1, तो ये आ गया हमारा 1। ऐसे आप चेक करते रहना, इतना ज़रूरत नहीं करने की, 3 ऑप्शन एलिमिनेट करो, 2 मैच कर जाए, आंसर लगा दो आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। लॉजिक गेट में क्या दे रखा है, इनपुट a एंड b आर 0 to 1 रिस्पेक्टिवली, आउटपुट एट b। a एंड b क्या दे रखा है, a तो दे दिया आपको 0 और b दे दिया 1। अगेन आप क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर 0 और 1 दे रखा है ना, तो अब इसमें आप थोड़ी समझदारी लगाइए। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला है कि फंक्शन सिंप्लीफाई करना है, वो तब करना जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं दे रखा हो a और b का वैल्यूज़। अब यहाँ पर डायरेक्टली 0 और 1 दे रखा है, तो आप डायरेक्टली पुट करो ना, आपका एक फंक्शन निकालो, वैसे भी कर सकते हैं। ये 0 गया तो यहाँ पर भी 0 पहुँचेगा, नीचे ये 0 आएगा तो ये 0 का 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ ट्रैवल करते हुए इधर आ जाएगा, ये 1 का ये 0 हो जाएगा, ये 0 भैया ऊपर ट्रैवल करेगा, इधर तो 0 पहुँचेगा ना, ये ट्रैवल करते करते 0 का 1 हो जाएगा। अच्छा 0 और 1 का और में सम कितना होता है 1, और यहाँ पर नॉट का पॉइंट भी तो लगा हुआ है, तो 1 का बार कितना हो गया 0। अगेन 1 और 0 का एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 0, और 0 का 1 अगेन 1। तो चलिए गाइस हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हमको बताना है किसके इक्विवेलेंट है। तो अगेन आप फंक्शन मान लीजिए, ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ से निकलेगा a बार, ये नॉट है तो यहाँ से b बार, यहाँ पर क्या होगा एंड है तो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इसका ऊपर का बार, एक और बार लगा देंगे हम इसके ऊपर, क्योंकि एक और नॉट गेट है तो बार का ऊपर बार आता है, तो हमारे दोनों बार कैंसिल हो जाते हैं। अब ये तो ना ये और गेट हो सकता है, और में a प्लस बी आता है ना, तो ये एंड गेट हो सकता है, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है डायरेक्टली a डॉट बी है, तो b और c तो हटा ही दो, बचा नॉर गेट और नैंड गेट। नॉर गेट में क्या होता है, a प्लस बी ले लेते हैं, उसका बार लगा लेते हैं, तो नॉर गेट होता है a बार डॉट b बार। तो भैया डायरेक्टली यहाँ से मैच कर गया। अगेन 2 टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर बनाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होता। नैंड गेट की तरफ आते हैं। नैंड गेट क्या हो सकता है, नैंड गेट होता है a डॉट b का बार, यानी a बार प्लस b बार, तो ये नैंड गेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आंसर होगा हमारा a। ठीक है, अगला एक और सवाल करते हैं। सेम इसी में ये लास्ट में जैसे हमने क्वेश्चन करा था ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये a हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, एंड ये हो गया हमारा a बार, ये हो गया हमारा b बार। ये और क्या करेगा, इनका सम कर देगा एंड इनके ऊपर बार लगा देगा। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, a बार प्लस b बार। तो ये a बार प्लस b बार कब आएगा, जब हम लोग a डॉट b का बार करेंगे तभी आएगा ना a बार प्लस b बार। और ये a डॉट b का बार आता है किस में, ये आता है हमारा नैंड गेट में, तो इसका आंसर है नैंड। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं इतना, बस डायरेक्टली a और b रखो और फाइनल फंक्शन निकालो और क्रॉस चेक कर लो आप। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द। एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन जो गाइस शायद मिसिंग है, फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, शायद प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन होने चाहिए थे। आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, बस फंक्शन निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। ये भी b हो गया और ये भी a हो गया। अच्छा ये एंड गेट से क्या निकलेगा, एंड गेट से निकलेगा a डॉट b, और से निकलेगा a प्लस बी। नॉट क्या करेगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो a डॉट b का बार क्या होता है a बार प्लस b बार। तो यहाँ से आया a प्लस बी, यहाँ से आया a बार प्लस b बार, और यहाँ से आ गया ये। अब एंड गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो गया a प्लस बी। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड
वजन, चाहे तो आप उसके ब्रैकेट खोल सकते हो, एक ही बात है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट सिग्नल वाई इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स फॉर द गिवन इनपुट्स। अब क्या दे रखा है, अगेन वही करो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए है, ये बी बार हो गया, ये ए बार है, सॉरी ये बी बार है। एंड गेट में क्या होगा, ए डॉट बी बार और इनका होल का बार, और ये क्या हो गया ए प्लस बी। समझ में आया ना, ए प्लस बी क्या हो गया, ये बार स्प्लिट होगा तो ए बार का बार ए प्लस बी, मतलब भैया और गेट की तरह ये बिहेव करेगा। और गेट में क्या होता है, 1 + 0 हमेशा 1 होता है, 0 + 0 हमेशा 0 होता है, एंड 1 + 1 हमेशा 1 होता है। तो कितना आसान है देखो, 1 + 0 मतलब ऑप्शन 1 आना चाहिए, ये गलत, ये उड़ गया, ये उड़ गया, आंसर बी आ गया। ये देखो कितना आसानी से आप कर सकते हो। और 5 to 10 में क्या करना, 5 to 10 में आपका क्या होना चाहिए, 5 to 10 में भी आपका 1 होना चाहिए। तो मतलब ये देखो ये 1 आगे 5 to 10 में भी है। यहाँ पर ये 0 + 0 तो आगे भी 0 होना चाहिए, देखो यहाँ 0 दिख रहा है, इस पूरे में 1 है ना, और यहाँ पर भले ही 0 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी 1 ही आएगा। तो ये पूरा देखो ये 1 आ गया ऐसे। तो आंसर बी है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग। अगेन आप ए प्लस बी मानो, इसको आप ए मानो, इसको आप बी मानो, तो यहाँ पर भी बी, यहाँ से बी ऊपर जाएगा और यहाँ से ए नीचे आएगा, यहाँ से ए का बार नीचे आएगा, तो यहाँ से हो गया ये ए डॉट बी और यहाँ से हो गया ये ए डॉट बी बार। एंड गेट है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन एंड गेट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों टर्म्स को, और उसके ऊपर बार चढ़ा देगा। ये नैंड गेट है ना, बार। अब बार क्या है, ये बार स्प्लिट हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ से। कैसे, ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी एंड इसका बार। अगेन डी मॉर्गन्स लॉ से अब इसको भी सेपरेट कर दो तो ये हो गया ए बार प्लस बी बार, करेक्ट। और इसको भी सेपरेट कर दो तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी बार। अब देखिए जादू, ए बार प्लस ए कितना होता है, अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना 1। बी बार ये क्या है, बी बार प्लस बी बार कितना हो गया बी बार, एंड बी बार प्लस 1, कोई भी फंक्शन अगर 1 के साथ ऐड होगा तो हमेशा आंसर 1, मतलब कोई सी भी केस में 1 1 1 ही आना चाहिए। तो 1 1 1 1 1 ये रहा ये आंसर। कितना सिंपल है, 2 टेबल मैच कर दे तो आप बताओ कितना टाइम लग जाता। 1 0 1 0 डाल के देखो और सब में मैच करते रहो, ठीक है। तो चलिए गाइस, हमारा इस सेमीकंडक्टर का क्विक रिकैप मैं आज इसको ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा लॉजिक गेट्स एंड ट्रांजिस्टर पसंद आया होगा गाइस। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको आज ट्रांजिस्टर समझाया है, इतना डिटेल में नहीं समझाया कि आपको थ्योरेटिकल आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर हो जाए, बट ट्रांजिस्टर मैंने आपका इतना ज़रूर क्लियर कर दिया है कि आपको एनटीए में कोई सा भी सवाल नहीं अटकेगा। और लॉजिक गेट्स में मैंने आपको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टीज़ बताई है। कुछ भी हाई लेवल का अगर एनटीए में आता है तो आप बस वो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज़ बताई है आप उनको याद रखिए। ट्रांजिस्टर की भी वो 5 इक्वेशन आप याद कर लीजिए। इन दोनों 5 जो हमारी इक्वेशन है लॉजिक गेट्स एंड ट्रांजिस्टर की, इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप कोई सा भी लॉजिक गेट का सवाल और ट्रांजिस्टर का कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए गाइस, लॉजिक गेट्स का इस बार अगस्त वाले अटेम्प्ट में भी एक क्वेश्चन पेपर में कंफर्म है। तो अगर आपको ये 4 मार्क्स गारंटीड चाहिए तो प्लीज़ ये आइडेंटिटी और इस टॉपिक को मत छोड़िए। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको ट्रांजिस्टर इन डिटेल अगर जानना है तो मैं आपके लिए ट्रांजिस्टर के लिए एक अच्छी इन डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।